हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 और उसका पार्ट बी, जो हमारा ईसीजी सीरीज था बेसिक टू एडवांस का। चैप्टर नंबर 5 का पार्ट बी। पार्ट ए में हमने हार्ट ब्लॉक के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। सेकंड डिग्री के मोबिट फर्स्ट और मोबिट सेकंड थे, उसका डिटेल हम देख चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्ट बी में हाइपरट्रोफी, बंडल ब्रांच ब्लॉक्स और फेसिकुलर ब्लॉक्स। तो हाइपरट्रोफीज भी फिर दो में डिवाइड होगी हमारी, लेफ्ट वेंटिकुलर हाइपरट्रोफी और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाए या राइट वेंट्रिकल की। बंडल ब्रांच ब्लॉक्स की बात करें तो ये भी लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तीसरी बात हम करें फेसिकुलर ब्लॉक्स के बारे में। तो फेसिकुलर ब्लॉक ये क्या होता है? जब हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम देखा था हार्ट का, तो उसमें हमने देखा था यहाँ पे ये जो बंडल ऑफ हिज है, बंडल ऑफ हिज के बाद में हम देखें यहाँ पे जो लेफ्ट साइड की बंडल ब्रांच थी, उससे इस तरह से फाइबर्स निकल रहे थे, ये थी फेसिकल्स। ये क्या थे? फेसिकल्स। अब इनमें अगर ब्लॉकेज हो जाए तो ये दो तरह के होते हैं, लेफ्ट साइड के एंटीरियर फेसिकल और लेफ्ट साइड के पोस्टीरियर फेसिकल। अगर एंटीरियर में हो जाएगा तो लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक और पोस्टीरियर में हो जाएगा तो लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक। इसके बारे में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये पढ़ने से पहले मैं एक चीज के बारे में क्लियर कर देता हूं। जो हाइपरट्रोफी हमारी टर्म है, इसका मतलब होता है जो ऑर्गन है, ऑर्गन जो किसी भी ऑर्गन की हम बात करें XYZ, चाहे हार्ट के अलावा कोई और कुछ भी हो सकता है, ऑर्गन है यहां पे, वो साइज में बढ़ेगा, साइज में ग्रो करेगा। अब साइज में ग्रो करेगा तो एक चीज और आ गई। अब साइज में ग्रो जो होता है वो हाइपरप्लेजिया में भी होता है। एक टर्म है हाइपरप्लेजिया, मैं लिख देता हूं हाइपरप्लेजिया। इसमें भी क्या होता है, ऑर्गन जो होता है वो साइज में ग्रो करता है, ऑर्गन साइज में ग्रो करेगा, साइज बड़ी हो जाएगी। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया में? हाइपरप्लेजिया में क्या होगा, यहां पे जो सेल्स होंगी, हाइपरप्लेजिया में जो सेल्स होंगी उनमें डिवीजन होगा, सेल्स में डिवीजन होगा और सेल्स अपनी क्वांटिटी में बढ़ेगी, सेल्स अपनी क्वांटिटी में बढ़ेगी और फाइनली जो ऑर्गन है उसकी ग्रोथ हो जाएगी। ये सेल्स थी, ये क्वांटिटी में बढ़ी और क्या होगा, ऑर्गन की ग्रोथ होगी। तो ये दो तरह से हो सकती है, फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल। फिजियो के हिसाब से देखें, फिजियोलॉजिकल तो ब्रेस्ट हो गए एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर यूट्रस हो गया प्रेगनेंसी में। ब्रेस्ट और यूट्रस क्या है, फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया के एग्जाम्पल है। और बात करूं मैं दूसरा पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल तो पैथोलॉजिकल में हमारा क्या आ जाएगा, कार्सिनोमा, जो हम कैंसर भी बोलते हैं, वो पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया में आ जाएगा। तो ये जस्ट हमने डिफरेंस देखने के लिए पढ़ा हाइपरप्लेजिया के बारे में। अब हम बात करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के बारे में। लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी क्यों होगी, या इसकी दीवार की मोटाई क्यों बढ़ जाएगी? तो वजह हो सकती है लेफ्ट वेंट्रिकल को नॉर्मल से ज्यादा काम करना पड़े। तो कंडीशन क्या है, कब उनको ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा काम करना पड़ेगा? या तो पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर है वो लगातार बढ़ा हुआ है, तो जो ब्लड की आर्टरीज है, पेशेंट की आर्टरीज है, उनमें टेंशन बढ़ी हुई रहने की वजह से वेंट्रिकल को ऑर्गन्स तक ब्लड पहुंचाने के लिए ज्यादा फोर्सफुली पंप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से धीरे 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 उसकी सेल्स जो है वो साइज में बढ़ने लगी और लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी हो जाएगी। दूसरी वजह हो सकती है कि एओर्टिक जो वॉल्व है, जो एओर्टा में जो वॉल लगा हुआ है, ट्राइकस्पिड वॉल, वो सिकुड़ा हुआ हो, एओर्टिक वॉल्व स्टेनोसिस हो, तो उसकी वजह से ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को बाहर रिजेक्ट करने के लिए एओर्टा में ज्यादा फोर्सफुली पंप करना पड़ेगा, जिसकी वजह से भी उसकी सेल्स जो है धीरे धीरे वो साइज में ग्रो कर जाएगी। और तीसरी बात करें हम तो हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी, ऐसी कार्डियोमायोपैथी जिसमें जो हार्ट के चैम्बर्स होते हैं उनमें हाइपरट्रोफी हो जाती है, जिसकी वजह से यहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी कर जाएगा। और अब देखेंगे कि ईसीजी में दिखता कैसा है। तो ईसीजी में कैसे दिखेगा साहब, तो इसका एक फॉर्मूला है, वो मैं यहां लिख देता हूं। तो V1 या V2 में से QRS की जो वेव लंबाई में बड़ी है उसको हम जोड़ देंगे V5 या V6 की QRS की जो वेव बड़ी है लंबाई में,
तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा कि V1 में जो क्यूआर है वो इस तरह से ड्रॉ किया मैंने। यहाँ पे एस वेव बड़ी है, एस वेव आर वेव से बड़ी है, तो यहाँ पे हम एस वेव को ले लेंगे। V5 में मैंने बनाया क्यूआरएस, यहाँ पे आर वेव जो है वो एस वेव से बड़ी। तो दोनों जो लंबाई में बड़ी वेव्स थी उनको हमने जोड़ दिया। अब इनका टोटल जो है वो 35 mm से ज्यादा आना चाहिए। 35 mm मतलब 7 लार्ज बॉक्स से ज्यादा आना चाहिए। अगर ये 7 लार्ज बॉक्स से ज्यादा है जोड़ने के बाद में, दोनों को जोड़ने के बाद में, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है। इसको हम कुछ ईसीजी एग्जांपल की मदद से समझ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं इन ईसीजी एग्जांपल्स में आप देखोगे तो आपको V1 और V2 की जो नीचे वाली वेव एस वेव जो है वो बड़ी दिख रही है, और V5 और V6 में आर वेव जो है वो बड़ी दिख रही है। इन दोनों को जोड़ के देखो तो आप इजीली अंदाजा लगा लोगे जोड़ने के बाद में कि ये दोनों को जोड़ने के बाद में 35 mm से ज्यादा ही आएगा। मींस हम बोल सकते हैं कि ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है। अब बात करते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के बारे में। तो ये सेम वैसे ही होगा जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होती है। क्यों? राइट वेंट्रिकल को पल्मोनरी जो आर्टरी है उसमें ब्लड पंप करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जैसे हमने एलवीएस में देखा था, वहां पे भी लेफ्ट वेंट्रिकल को एओर्टा में ब्लड को इजेक्ट करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा था। सेम वैसे के वैसे ज्यादा फोर्स लगाएगा तो इसकी जो सेल्स है वो साइज में बढ़ जाएंगी, सेल की साइज है वो बढ़ जाएगी और आरवीएच हो जाएगा पेशेंट को, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो वजह वजह क्या हो सकती है इसकी? कॉज क्या है? क्रोनिक लंग डिजीज, जो कुछ भी लंग में फाइब्रोसिस हो या फिर सीओपीडी हो, कोई कार्सिनोमा हो, कुछ भी हो सकता है। क्रोनिक लंग डिजीज, यहाँ पे पैथोलॉजी कहाँ पे? लंग के अंदर हो सकती है। पैथोलॉजी जो है, पैथोलॉजी वो मोस्ट ऑफ लंग के अंदर होती है, मोस्ट ऑफ लंग के अंदर होती है, लंग्स के अंदर। और इसके अलावा हो सकता है पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन, पीएएच जिसको हम बोलते हैं, पीएएच। अगर पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन है या फिर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो है ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो भी जो हमारा राइट वेंट्रिकल है उसको पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड को पंप करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और सेल्स जो है उसकी वो साइज में बढ़ जाएगी और आरबीच हो जाएगा। तीसरा हम देखें पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस, या हम बोले ऐसे कि जो पल्मोनरी आर्टरी है उसको, उसका जो वाल्व है वो सिकड़ा हुआ है, तो भी राइट वेंट्रिकल को पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड पंप करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और ज्यादा फोर्स लगाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा? सेल्स जो है साइज में बढ़ने की वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाएगा। अब हम देखते हैं ईसीजी में हमें फाइंडिंग्स क्या दिखेगी, ईसीजी में क्या देखने को मिलेगा जिससे हम कहेंगे कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है। तो V1 लीड के अंदर क्या होगा? आर वेव की लंबाई एस वेव से ज्यादा होनी चाहिए, तो हम आरवीएच बोलेंगे। आरवीएच बोलने के लिए जो आर वेव है उसकी लंबाई एस वेव से ज्यादा होनी चाहिए। तो देख लेते हैं आरवीएच में V1 लीड में किस तरह से ये क्यूआरएस दिखेगा। इस तरह से हमारा क्यूआरएस दिखेगा। आर वेव जो है वो एस वेव से बड़ी है। नॉर्मली बात करें, नॉर्मली V1 में होता कैसा है? नॉर्मली V1 लीड के अंदर इस तरह से क्यूआरएस फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एस वेव जो होती है, नीचे वाली वेव जो है वो वेव बड़ी होती है आर वेव से, एस वेव आर वेव से बड़ी होती है नॉर्मली। बट आरवीएच के अंदर क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, आर वेव एस वेव से बड़ी हो जाएगी। तो याद ऐसे रख सकते हैं हम, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी यानी आरवीएच, आर को हम ऐसे याद रखेंगे, आर मोर देन एस, ऐसे हम इसको याद रख सकते हैं। ईसीजी में देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ईसीजी एग्जांपल के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आर वेव है V1 में वो एस वेव से बड़ी है, आर मोर देन एस है। तो ये ईसीजी जो होगी हमारी वो आरवीएच को शो करेगी। हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ईसीजी के अंदर आरवीएच शो हो रहा है या पेशेंट को राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो सकती है। और कंफर्म करने के लिए लेफ्ट या राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है तो हमें 2D इको करना पड़ेगा पेशेंट का। हम 2D इको करके देखेंगे तो ही हम कंफर्म कर पाएंगे कि पेशेंट को लेफ्ट या राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है। अब हम बात करते हैं बंडल ब्रांच ब्लॉक के बारे में। तो ये होता है दो तरह का, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम जो है हमारा उसको ड्रॉ किया, सिंपली एक बार देख लेते हैं। ये जो एवी नोड से बंडल ऑफ हिज निकला, बाद में लेफ्ट और राइट जो बंडल ब्रांच है, देन पर्किंजर फाइबर्स। लेफ्ट ब्रांच जो निकली तो उसमें यहाँ देख सकते हैं अपन कि ये इस तरह से कुछ फाइबर्स का ओरिजिन हो रहा है। ये है फेसिकुलर ब्रांचेस, है ना, ये फेसिकुलर ब्रांचेस हैं जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर दो तरह की होती है। इनमें भी अगर ब्लॉक हो जाए तो हम उसको LAFB और LPFB यानी लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक कहेंगे। ये हमारा इसके बाद में आ जाएगा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो
अब हम बात करते हैं लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक के बारे में। तो होता क्या है, लेफ्ट साइड की बंडल ब्रांच जो है वो ब्लॉक हो गई अगर, तो होगा क्या, करंट जो है पहले राइट साइड में जाएगा, राइट साइड का वेंट्रिकल वो डिपोलराइजेशन होगा उसके अंदर, और उसके बाद में जो करंट बचा हुआ है वो क्या करेगा, सेप्टम को एक्टिवेट करेगा। ये सेप्टम एक्टिवेट हो गया, सेप्टम एक्टिवेट होने के बाद में सारा जो करंट है वो लेफ्ट साइड की वेंट्रिकल में चला जाएगा, और लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में फिर डिपोलराइजेशन होगा। तो यहां पे हुआ क्या, पहले तो राइट वेंट्रिकल में डिपोलराइजेशन हुआ, उसके बाद में लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में डिपोलराइजेशन हुआ। तो दोनों में इस तरह से गैप होने की वजह से या कंडक्शन डिले होने की वजह से जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है हमारा, जो क्यूआरएस है उसका जो ड्यूरेशन है, टाइम है, वो भी बढ़ जाएगा, वो 120 मिली सेकेंड से ज्यादा हो जाएगा, या फिर मैं बोल दूं 3 mm से ज्यादा हो जाएगा। 120 मिली सेकेंड या 3 mm से ज्यादा हो जाएगा। जैसा कि मैंने यहां पे लिखा भी है कि इंपल्स पहले राइट वेंट्रिकल में डिपोलराइजेशन करवाएगी, उसके बाद में सेप्टम एक्टिवेट होगा और राइट से लेफ्ट की ओर, ये एक्टिवेट ग्रीन कलर से मैंने दिखा रखा है, और बचा हुआ सारा करंट जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में डिपोलराइजेशन करवाएगा। तो यहाँ पे जो इंपल्स डिले हुआ है या जो कंडक्शन डिले हुआ है उसकी वजह से क्या हुआ है, क्यूआरएस का ड्यूरेशन बढ़ गया है, क्यूआरएस का जो ड्यूरेशन वो बढ़ गया है। तो क्यूआरएस क्या होगा, नॉर्मल जो उसकी चौड़ाई होती है उससे ज्यादा चौड़ा हो जाएगा। तो ब्लॉक से हम याद रख सकते हैं, बंडल ब्रांच ब्लॉक से हम क्यूआरएस जो यहाँ पे वो ब्रॉड है, BROAD ब्रॉड, ब्रॉड क्यूआरएस, क्यूआरएस जो है हमारा वो ब्रॉड है, मतलब चौड़ाई बढ़ी हुई क्यूआरएस की। बात करें राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की बारे, तो राइट साइड की अगर बंडल ब्रांच जो है वो ब्लॉक हो जाए तो करंट पहले उसमें जाएगा ही नहीं, पहले जाएगा लेफ्ट साइड की बंडल ब्रांच में, और लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल डिपोलराइज होगा। उसके बाद में फिर सेप्टम एक्टिवेट होगा लेफ्ट से राइट की तरफ, जो ग्रीन कलर में दिखा रखा है। उसके बाद में जो बचा हुआ करंट है वो सारा करंट जाएगा राइट साइड के वेंट्रिकल में, और राइट साइड के वेंट्रिकल में फिर क्या होगा, डिपोलराइजेशन होगा। डिपोलराइजेशन होने की वजह से यहां पे फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो हुआ क्या, यहां भी कंडक्शन डिले हो रहा है, पहले लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल में डिपोलराइजेशन हुआ, उसके बाद में राइट साइड के वेंट्रिकल में डिपोलराइजेशन हुआ। तो अब ये वही बात हो गई कि टाइम ज्यादा लग रहा है, सेम चीज होगी, क्यूआरएस जो होगा वो हमारा मोर देन 120 मिली सेकेंड, या फिर मैं बोल दूं मोर देन 3 mm हो जाएगा, क्योंकि कंडक्शन डिले हो रहा है यहां पे। और वही चीज यहां पे लिखी हुई है, इंपल्स पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में डिपोलराइजेशन करवाएगी, उसके बाद में सेप्टम एक्टिवेट होगा लेफ्ट से राइट की ओर, और बचा हुआ सारा करंट जो है वेंट्रिकल में डिपोलराइजेशन करवाएगा। तो इस तरह से कंडक्शन डिले होने की वजह से जो क्यूआरएस का टाइम है, जो क्यूआरएस का टाइम 80 to 120 मिली सेकेंड नॉर्मल है, वो नॉर्मल से बढ़ के हो सकता है कि 160 मिली सेकेंड हो जाए, 200 मिली सेकेंड हो जाए। अब हम बात करते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, दोनों में ईसीजी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो हम पिकोडियल्स में से V1 और V6 को पकड़ लेते हैं साहब। V1 में और V6 में क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे V1 में जो है हमें वो एस वेव जो है नीचे वाली जो है एस वेव वो डोमिनेंट दिख रही है, डोमिनेंट एस वेव। और अगर हम देखें V6 में, तो V6 में हमें जो आर वेव है ऊपर वाली वो डोमिनेंट दिख रही है, इसको हम ब्रॉड मोनोफेजिक आर वेव भी बोलते हैं, ब्रॉड मोनोफेजिक आर वेव। अब जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि V1 में मुझे एस वेव डोमिनेंट दिख रही है, तो ये ऐसा नहीं है कि ओनली V1 में ऐसा होगा, ये V1, V2, V3 तीनों में ये चेंजेस हमें दिख सकते हैं या फिर दिखेंगे। और V6 की हम बात कर रहे हैं, तो V6 में ऐसा नहीं कि ब्रॉड मोनोफेजिक आर वेव ओनली V6 में दिख रही है, V6 लेटरल की लीड है, तो V6 के साथ में क्या हो जाएगा, V5 फर्स्ट और ABL, मतलब लेटरल की जो चारों लीड्स हैं उनमें चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक की, तो यहाँ पे ईसीजी में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमें जो V1 में एस वेव में चेंजेस दिख रहे थे और V6 में आर वेव में चेंजेस दिख रहे थे, तो यहाँ पे वो उसका उल्टा हो जाएगा। V1 में तो आर वेव में चेंजेस दिखेंगे और V6 में एस वेव में चेंजेस दिखेंगे। तो होगा क्या, जो V1 लीड है हमारी उसमें हमें RSR पैटर्न देखने को मिलेगा, मतलब एक जो आर वेव है वो बनेगी, उसके बाद में एस वेव बनेगी, देन वापस से फिर बड़ी एक आर वेव बनेगी, स्मॉल आर कैपिटल एस कैपिटल आर पैटर्न है ना, RSR पैटर्न बोलते हैं इसको हम, या फिर इसको हम बनी या रैबिट ईयर शेप पैटर्न बोलते हैं। ये खरगोश के कान की तरह है, खरगोश के कान होते हैं इस तरह से, तो ये खरगोश के कान की तरह है, इसलिए इसको बनी ईयर शेप पैटर्न बोलते हैं। अब यहां पे हम देखते हैं V6 में जो चेंजेस है, तो V6 में क्या हुआ, हमारा जो एस वेव था,
हमारा जो ये एस वेव है वो शार्प होने के बजाय क्या हो गया, स्लर हो गया। वैसे तो कैसा होता है एस वेव, बिल्कुल शार्प होता है। जैसे जैसे मैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ड्रॉ करूं तो एस वेव बिल्कुल शार्प होता है, ऐसा शार्प होता है। तो ये शार्पनेस यहाँ पे खत्म हो चुकी है, यहाँ पे ये ब्लंट हो गया, या फिर मैं बोल दूं कि ये स्लर हो गया, या स्लरिंग ऑफ एस वेव बोलेंगे। स्लरिंग ऑफ एस वेव दिख रहा है, जो एस वेव है हमारी वो शार्प होने की जगह पे कैसी है, ब्लंट है, या फिर यहाँ पे जो है वो डिले हो रहा है, दिख रहा है हमें टाइम ज्यादा है। तो देख लेते हैं क्यूआरएस का ड्यूरेशन, हमें पता ही है कि क्यूआरएस का जो ड्यूरेशन है वो उसके नॉर्मल अपर लिमिट से ज्यादा हो जाएगा, 120 मिली सेकंड से ज्यादा, या फिर 3 स्मॉल बॉक्स से ज्यादा। अब सेम वही बात कि यहाँ पे V1 में जो चेंजेस मैंने बताए वो ओनली V1 में सीमित नहीं है, वो हमें V2, V3, V1, V2, V3 तीनों में देखने को मिल सकते हैं या देखने को मिलेंगे। और यहां पे बात करें V6 की, तो V6 लेटरल की लीड है, तो V5 फर्स्ट और AVL इनमें भी हमें इस तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे, मतलब स्लरिंग ऑफ एस वेव। यहां पे RSR पैटर्न V1, V2, V3 तीनों में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो स्लरिंग ऑफ एस वेव है वो हमें फर्स्ट, AVL, V5, V6 चारों में देखने को मिल सकती है। अब हम कुछ ECG की मदद से देख लेते हैं राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक को। तो पहले हम लेते हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, शॉर्ट में LBBB। तो इसमें क्या ECG में क्या दिख रहा है, 2 सेकंड के लिए पॉज करो और देखो, तो हमें अच्छे से दिख रहा है कि V1, V2, V3 यहाँ पे हमें डोमिनेंट एस वेव दिख रही है क्लियर कट, और जो QRS है वो भी हमें चौड़ा दिख रहा है। तो मतलब इससे भी हमें अंदाजा लग रहा है कि जो टाइम है वो 120 मिली सेकेंड से ज्यादा है। और जो हम V5 और V6 में चेंजेस देखे वहां पे हमें जो आर वेव है वो ब्रॉड दिख रही है, और मोनोफेजिक जो हमने बोला ब्रॉड मोनोफेजिक आर वेव हमें दिख रही है। यही चेंजेस हम फर्स्ट AVL में भी देखने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे भी हमें ये दिख रहे हैं। अगला ECG का एग्जाम्पल हमारा राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का है। इसमें हम देख सकते हैं इजीली कि हमें फर्स्ट सेकेंड के अंदर RSR पैटर्न देखने को मिल रहा है, और 5-6 में देखे तो हम जो एस वेव है वो स्लर होती हुई दिख रही है। अब हम बात करते हैं लेफ्ट एंटीरियर और पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक के बारे में। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक तो होता क्या है, देखें यहाँ पे तो मोस्ट कॉमन जो फेसिकुलर ब्लॉक है हमें वो LAFB, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, ये मोस्ट कॉमन है। ज्यादातर हमें हेमी ब्लॉक, या अगर फेसिकुलर ब्लॉक की बात करें तो वो LAFB होगा। अब ECG में फाइंडिंग्स क्या होंगी, तो वो देखते हैं अपन। फर्स्ट और AVL जो कि लेटरल की लीड्स है, इनमें QRS में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा, तो QRS में QRS के चेंजेस देखते हैं फर्स्ट और AVL में। तो इसमें फर्स्ट और AVL में स्मॉल q और कैपिटल R, मैं यहाँ ड्रॉ कर दिया स्मॉल q और कैपिटल R। तो इस तरह का हमें पैटर्न दिखने को मिलेगा फर्स्ट और AVL में, इस तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। बात करें हम सेकंड, थर्ड और AVF की, में इनमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो इनमें हमें दिखेगा स्मॉल r कैपिटल S। तो मैंने यहाँ पे स्मॉल r कैपिटल S ड्रॉ कर दिया है। तो इस तरह का कुछ QRS हमें सेकंड, थर्ड AVF में देखने को मिलेगा। और बात करें हम लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, लेफ्ट LPFB, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, ये कोई ज्यादा खास हमें देखने को मिलता नहीं है। अगर हम बात करें फेसिकुलर ब्लॉक की या फिर हेमी ब्लॉक की, तो हमें ज्यादा कॉमन यही दिखता है, ये हमें कम देखने को मिलता है। फिर भी इसकी बात करते हैं ECG में फाइंडिंग्स क्या होंगी, तो इसमें जो फाइंडिंग्स थी उसकी जस्ट अपोजिट इसमें हो जाएगी। फर्स्ट और AVL में यहां पे हमें स्मॉल r कैपिटल S मिलेगा, ये इस तरह का पैटर्न। और सेकंड, थर्ड AVF में हमें स्मॉल q और कैपिटल R, जो यहां पे था उसका जस्ट अपोजिट पैटर्न हमें LPFB में देखने को मिलेगा। वीडियो का अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसी तरह के डिटेल्ड वीडियोस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।